चौकोर और चिकना बोर्ड, चारों कोनों पर एक एक सुराख, इस पर बने मखसूस डिजाइन और बीच में लाल, सियाह और सफेद गोटे। यह चार दीवारी में आराम से बैठकर खेला जाने वाला दिलचस्प खेल कैरम। बुजुर्ग भी खेल रहे हैं, जवान भी खेल रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं खेलने के लिए, पड़ोसी भी आ रहे हैं खेलने के लिए। उसमें एक लोगों की मोहब्बतें बढ़ती हैं। कहा जाता है कि इस खेल की इब्तिदा भारत से हुई, जहां जमाना बादशाहत में महाराजा इसे अपने महलात में खेला करते थे। इंडिया से फिर आया 1956 में श्रीलंका में, तो इंडिया श्रीलंका खेलते रहे आपस में। इसके बाद वो बूस्टअप होते चली गई। लेकिन इस खेल की इब्तिदा के बारे में वसूख से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस खेल को इजाद किसी ने भी किया हो, लेकिन इतना जरूर है कि ये खेल दूसरे किसी भी मकबूल खेल की तरह बरसा बरस पुराना है। लेकिन इतना पुराना होने के बावजूद आम लोग आज भी इसके दिलदादा हैं। तहकीक के मुताबिक पहली आलमी जंग के बाद ये खेल आम लोगों में मकबूल हुआ। इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए 1988 में इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन का क़याम अमल में आया और कैरम के बाकायदा क़वायद व ज़वाबित बना लिए गए। और फिर ये खेल इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गया। आपको सुनकर हैरत होगी कि जिस तरह यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है, इसी तरह कैरम का भी यूएस ओपन होता है। 1986 के अंदर इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन फॉर्म हुई, जो मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों ने सेलेक्ट करके इन्होंने एक इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन फॉर्म किया। उन्होंने फिर एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया, वर्ल्ड कैरम चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन कप, सार्क कप, यूरो कप, एशिया कप, प्लस ओपन जो मुल्क कराते हैं, दीगर तकरीबन मुल्क हर साल कराते रहते हैं ओपन। 1986 के अंदर इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन फॉर्म हुई, जो मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों ने सेलेक्ट करके इन्होंने एक इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन फॉर्म किया। उन्होंने फिर एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया, वर्ल्ड कैरम चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन कप, सार्क कप, यूरो कप, एशिया कप, प्लस ओपन जो मुल्क कराते हैं, दीगर तकरीबन मुल्क हर साल कराते रहते हैं ओपन। बज़ाहिर सादा से चौकोर बोर्ड पर खेले जाने वाले खेल के पीछे कई कारीगरों की दिन रात की मेहनत और महारत होती है। जिस तरह क्रिकेट या हॉकी के लिए मैदान तैयार किए जाते हैं, स्क्वॉश, टेनिस के कोर्ट बनाए जाते हैं, इसी तरह कैरम खेलने के लिए मखसूस बोर्ड बनाया जाता है, जिसकी तैयारी कई मराहिल में होती है। के पहले इसकी पिलाई तैयार होती है, फिर इसके बॉर्डर बनते हैं, फिर इसकी फिटिंग, पॉलिश, फिर फिटिंग, इस तरीके से करके तकरीबन एक कैरम पे 4 से 5 दिन लग जाते हैं, अच्छे कैरम पे, जो कि अच्छा कैरम होता है। कैरम बोर्ड की तैयारी के लिए सबसे पहले मुख्तलिफ मोटाइयों के तख्तों को, जिन्हें प्लाई भी कहा जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। फ्रंट पे इस्तेमाल होती है, जो कि कहलाती है ओक पिलाई। ये हम फ्रंट पे इस्तेमाल करते हैं स्मूथ करने के लिए। उसका जो गेज होता है तकरीबन 4 mm होता है, और इसको मोटा करने के लिए हम लोग जो है ना, इसके बैग में सेंटर में ये पिलाई डाली जाती है इस मोटाई की। इस पर पेस्ट कर देते हैं इसको, प्रेसिंग, फिर इसका गेज हो जाता है इस साइज का। जुड़ जाने के बाद उस पर मौजूद बारीक घड़ों को भरने के लिए फिलिंग की जाती है और फिर सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद उसे रेगमाल के जरिए रगड़ा जाता है ताकि वो चिकना हो जाए। नसें बारीक हो जाती हैं, इसमें चिकनाहट आ जाती है। आपने देखा मैंने इसकी घिसाई करी, 3 से 4 पेपर मैंने इसके ऊपर लगाए, ताकि इसके ग्रेन्स और ये नसें जो दिख रही हैं आपको, ये बरकरार यहाँ रहें। फिलिंग वगैरह के उबारना होता है मुझे इसको। ये काफी मेहनत तलब काम होता है और वक्त भी ज्यादा लेता है। तख्ता यानी बोर्ड अब बिल्कुल यकसा हो चुका है, लेकिन इसे चिकना करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बोर्ड को चिकना करने के लिए पहले इस पर अस्तर लगाया जाता है। अस्तर लगाने का मकसद लकड़ी में बनी नसों को भरना होता है, ताकि बोर्ड शीशे की तरह चिकना रहे। अस्तर लगाने के बाद इसे एक मरतबा फिर सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद उसे जरूरत के मुताबिक रेगमाल से हल्का फुल्का रगड़ा जाता है। अब मरहला आता है इस पर डिजाइन बनाने का। डिजाइन बनाने के लिए मखसूस इंक इस्तेमाल होती है, जो बाजार में बनी बनाई मिलती है। कारीगर इस इंक में स्याह रंग मिलाकर इसका रंग मजीद चमकदार बना देते हैं, ताकि बनाया जाने वाला डिजाइन ज्यादा वाज़ेह और खूबसूरत लगे। बोर्ड पर डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि बोर्ड पर बनाए जाने वाले मुख्तलिफ डिजाइन और लकीरें खेल के क़वाइद व ज़वाबित की भी वजाहत करते हैं। डिजाइन में सबसे पहले बोर्ड के दरमियान प्रकार की मदद से दायरा बनाया जाता है।
ये दायरा इस बात की निशानदेही करता है कि खेल शुरू होने से कबल गोटों को यहाँ जमाया जाए। इसके बाद चारों कोनों पर करीब करीब 2-2 दायरे बनाए जाते हैं और इन दायरों के अंदर दायरे बनाकर इन्हें खूबसूरत कर दिया जाता है। ये काम बड़ा हसास और तवज्जो तलब होता है। कारीगर के हाथ की जरा सी लफ्जिश ड्राइंग को खराब कर सकती है। दायरे बनाने के बाद चंद मिनट इन्हें सूखने दिया जाता है। उसके बाद मजीद लकीरें लगाई जाती है। ये सूख चुका है, अब इसके बाद मैं लाइनें लगाऊं। लकीरें खिलाड़ियों को कैरम के ज़ाब्ते बताती हैं, मुख्तलिफ कवायद व ज़वाबित का पाबंद बनाती है, जैसे स्ट्राइकर को कहाँ रखना है और कहाँ नहीं। ड्राइंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब हम कलर की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल कलर मेरा मुकम्मल हो गया, मैं ब्राउन भरूंगा इसमें। डिजाइन बनाने के बाद हल्की फुल्की पॉलिश की जाती है ताकि रंगों में मजबूती आ जाए। अब प्लाई पर किया जाने वाला सारा काम मुकम्मल हो चुका है। इसे टूटने या टेढ़ा होने से बचाने के लिए इसके नीचे लकड़ी का जाल भी बना दिया जाता है। नीचे ना ऊपर, बिल्कुल बैलेंस रहता है। ये जाल का मकसद ये है। प्लाई का काम मुकम्मल होने के बाद फ्रेम बनाने का काम शुरू होता है। इसके लिए सीधी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर लकड़ियों पर से खम दूर करने और उसे साफ सुथरा करने के लिए इस पर रंदा लगाया जाता है। 42 का साइज जो कैरम बना रहा हूँ मैं, उसका फरमा है ये। अब मैं इसे निशान लगाने, अब मैं इसको निशान लगा चुका हूँ। अब मैं इसको कटाई की तरफ लेके जा रहा हूँ। कैरम मखसूस लंबाई और चौड़ाई के होते हैं, इसलिए जिस साइज का कैरम तैयार करना होता है उसी लिहाज से इसका बॉर्डर भी तैयार किया जाता है, यानी लकड़ियों को मतलूबा साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। ये इसके पताम जो के अंदर जिस पे स्टैगर लगेगा, ये वो साइड बनेगी। इसके बाद बॉर्डर पर प्लाई चिपकाई जाती है। फ्रेम बनाने के लिए लकड़ियों को आपस में कीलों के जरिए जोड़ दिया जाता है। इससे पायदारी रहती है, इससे जोड़ वगैरह खुलते नहीं है, कील में लूजिंग आ जाती है। इसकी पकड़ मजबूत है, जिसकी वजह से ना जोड़ खुलते नहीं। जोड़ने के दौरान जस्त के टुकड़े लगाए जाते हैं। फ्रेम तैयार होने के बाद इस पर पॉलिश की जाती है। फ्रेम की तैयारी के पहले से तैयार करदा प्लाई जिस पर डिजाइन वगैरह बनाए गए थे, कीलों के जरिए जोड़ दिया जाता है। लीजिए, कैरम खेलने के लिए खूबसूरत बोर्ड तैयार हो चुका है, लेकिन इस पर खेला नहीं जा सकता क्योंकि अभी तो सिर्फ मैदान तैयार हुआ है। इस पर खेल का मेला लगाने के लिए 9 स्याह, 9 सफेद और एक लाल गोट चाहिए और इन्हें उनकी मंजिल यानी कैरम बोर्ड में बने सुराख की तरफ धकेलने के लिए एक स्ट्राइकर की जरूरत है। दूसरी बात ये कि इस पर भी सुराख नहीं बनाए गए। सुराख बनाने के लिए मखसूस औजार और तरीका इख्तियार किया जाता है। आधी कटाई फ्रंट से करते हैं और आधी कटाई बैक से करते हैं। अब मसला ये है कि अगर इन सुराखों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसमें जाने वाली गोटों को कौन ढूंढता फिरेगा। इसलिए गोटों को सुराख में जाने के बाद इधर उधर जाने से बचाने के लिए चारों कोनों पर लकड़ी के छोटे डब्बे लगाए जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ अगर गोटे और स्ट्राइकर मैसर आ जाए तो कैरम की महफिल जम सकती है। अभी मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है, अब आप इस पे खेल सकते हैं। गोट और स्ट्राइकर की तैयारी का भी अलग ही तरीका है। ये दोनों चीजें आमतौर पर प्लास्टिक से तैयार की जाती हैं, जिसमें प्लास्टिक की 3 शीटों को मिलाकर दबाया जाता है। इसके यकजान होने के बाद इसे चौकोर टुकड़ों में काटते हैं और फिर मशीन के जरिए इन्हें गोल गोट और स्ट्राइकर की शक्ल में ढाल दिया जाता है। अब मैंने जो है इसको गोल किया है, अब इसकी ये धारें लग रही है, अब मैं इसको फिनिश करूँगा। गोटें बहुत सी होती हैं, इसलिए इन्हें खूब नाप तोल कर बनाया जाता है ताकि कोई गोट बड़ी या छोटी ना रह जाए। इफ्तिखार हुसैन प्लास्टिक से मुख्तलिफ अशिया बनाने का काम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कर रहे हैं। इनके काम का बड़ा हिस्सा गोटों और स्ट्राइकर की तैयारी भी है। पीस तैयार हो गई, अब मैं इसकी फिनिशिंग करके दिखाऊंगा आपको। अब ये देखिए, ये मैंने बक्स लगा दिया है इसको। वक्त के साथ साथ जिस तरह मुख्तलिफ खेलों में तब्दीली आई है, उन्होंने इर्तिकाई मनाजिल तय की हैं, इसी तरह कैरम की एक और शक्ल भी सामने आई है जिसे हम डब्बू के नाम से जानते हैं। डब्बू की इब्तिदा कराची के इलाके खारादर से हुई और फिर देखते ही देखते ये खेल पूरे कराची में फैल गया। डब्बू और कैरम में सबसे बड़ा फर्क उसके साइज का है और इसके खेलने का तरीका भी कैरम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। डब्बू में गोटों का साइज भी बड़ा होता है और गोटों की पॉकेट भी कुशादा होती है और अक्सर गोटें लकड़ी की होती है। यूँ तो कैरम खेलने वालों की तादाद भी कम नहीं, लेकिन आजकल डब्बू ने कैरम के मुकाबले में ज्यादा मकबूलियत हासिल कर रखी है। डब्बू और कैरम में एक बड़ा फर्क ये भी है कि कैरम आमतौर पर घरों में भी खेला जाता है, लेकिन डब्बू क्योंकि साइज में बड़ा होता है इसलिए ये आमतौर पर डब्बू क्लब या डब्बू खेलने की मखसूस जगहों पर खेला जाता है। लेकिन जो डब्बू ने आजकल जो रिवाज कायम किया हुआ यहाँ पर, वो उससे थोड़ा सा ये कैरम नीचे आ गया, क्योंकि डब्बू जो है वो इसकी बिगड़ी हुई शक्ल है। डब्बू की तैयारी भी तकरीबन उसी तरीके से की जाती है जैसे कैरम की, लेकिन अब फर्क ये आ गया है कि डब्बू की तैयारी में
लकड़ी के बजाय संगमरमर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह ये कि लकड़ी से तैयार करदा डब्बू पर मौसम और माहौल का असर होता था और जल्दी खराब हो जाता था और फिर इसकी मरम्मत भी कराना पड़ती थी और उस पर पॉलिश भी। मार्बल लकड़ी से महंगा है, लेकिन मार्बल सदाबहार है, इस वजह से लोग बाग इसी को यूज करते हैं। अमूमन सर्दियों के अंदर ना लकड़ी का होता है ना, उसके नीचे आग जलानी पड़ती है ताकि लकड़ी अपनी लेवल रहे, नहीं तो लकड़ी फूल जाती है, नमी लगने से लकड़ी फूल जाती है, इसीलिए मार्बल इस्तेमाल किया जाता है। मार्बल में यह है कि वो एक पत्थर है, उसको तो आप सर्फ भी वॉश कर सकते हैं, सब साफ सुथरा हो जाता है। इसमें पॉलिश की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, उसमें कोई पॉलिश की ज़रूरत नहीं। यही वजह है कि वक्त के साथ साथ लकड़ी के डब्बू बनना बंद और अब तकरीबन खत्म होकर रह गए हैं। जो डब्बू हैं उनके मालिकान इस पर खासी रकम खर्च करके इन पर पॉलिश वगैरह कराते रहते हैं। लकड़ी के डब्बू की मरम्मत और पॉलिश के लिए सबसे पहले डब्बू की रगड़ाई की जाती है, उसके हर हिस्से पर लापी भरी जाती है और उस पर बने नक्शो निगार को दोबारा संवारने के बाद पॉलिश कर दी जाती है। आपने तैयार होने से पहले देखा था कि इसकी क्या कंडीशन थी, पुरानों को रिपेयर करके इसकी ये कंडीशन आती है पॉलिश के बाद कि इस वक्त ओके हो चुका है, अब ये जा रहा है। बिलाशुबा कराची में डब्बू कैरम के मुकाबले में ज्यादा खेला जा रहा है। यही वजह है कि इसकी तैयारी भी ज्यादा होती है। डब्बू में संगमरमर के इस्तेमाल ने इसके आए दिन खराब होने और पॉलिश वगैरह कराने की झंझट से जान छुड़ा दी है, क्योंकि संगमरमर पर गर्मी सर्दी का असर नहीं होता और मैला हो जाने पर इसे बासानी धोया जा सकता है। ये मार्बल है ना, अच्छा है, उससे महंगा है, हालांकि मार्बल लकड़ी से महंगा है, लेकिन मार्बल सदाबहार है, इस वजह से लोग बाग इसी को यूज करते हैं। ये बेहतर है मेंटेनेंस की वजह से। अगर हम लोग इसको कारोबार भी इसका जो करता है ना, उसके लिए ये बेहतर है, लकड़ी का बेकार है, क्योंकि लकड़ी का ज्यादा उसकी मुद्दत है ना 6 महीना 8 महीना। संगमरमर का डब्बू बनाने के लिए सबसे पहले संगमरमर से बनी सिलों की कटाई की जाती है और फिर नाप तोलकर उस पर ग्राइंडर के जरिए लकीरें लगाई जाती हैं। इन लकीरों की मदद से इसका मरकज मालूम किया जाता है और फिर जहां निशानात लगाने या डिजाइन बनाने की जरूरत होती है वहां ग्राइंडर की मदद से खुदाई कर दी जाती है। यानी वो सारा काम जो लकड़ी पर इंक के जरिए किया जाता है, संगमरमर पर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से खोद कर अंजाम दिया जाता है। इस लिहाज से ये काम ज्यादा मेहनत और महारत का मुतकाजी होता है। ग्राइंडर के जरिए बनाए गए डिजाइन में रंग भर दिया जाता है, इसे कुछ देर सूखने दिया जाता है और सूखने के बाद इसकी घिसाई का काम शुरू हो जाता है, जिसमें कई अक़साम के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान पानी की भी बड़ी मिकदार इस्तेमाल होती है। इसमें 4 किस्म की भट्टियाँ चलेंगी, 1 2 3 4, ये 4 किस्म के इसमें मार्बल चलेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। घिसाई होने के बाद इसे फाइनल टच दिया जाता है। इस अमल को नमदा लगाना कहते हैं। नमदा लगाना दरअसल पॉलिश ही का अमल होता है, जिससे संगमरमर में चमक आ जाती है। ये काम मुकम्मल होने के बाद अब संगमरमर की शीट पर बने इस डब्बू को मुकम्मल करने के लिए इसके फ्रेम की तैयारी का अमल शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल प्लेन हो गया, अब हम इसकी टिपाई करेंगे। टिपाई फिटिंग की होती है, वो जैसे पौना इंच ना मार्बल के अंदर जाएगा ये बॉर्डर। ये 4 इंच साइडें छोड़ के पॉकेट का साइज 4.25 छोड़ दें। लकड़ियों को मतलूबा लंबाई चौड़ाई में लाने के बाद मशीन के जरिए इंतहाई महारत से खांचे बनाए जाते हैं, ताकि न सिर्फ फ्रेम के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से जुड़ जाएं, बल्कि संगमरमर भी इसमें फिट कर दिया जाए। कटिंग वटिंग सब कर दी हमने, चूल्हे काट दिए और उसके टग निकाल दिए। 4 पाए होते हैं ना, अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग का मरहला खासा मुश्किल और मेहनत तलब होता है। गिरियाँ विरियाँ डाल दी हैं इसमें, अब सिर्फ फ्रेम बन गया है। सर ये फिटिंग हो गई है इसकी, अब इसकी झालर कटिंग वगैरह नीचे की लगी। फ्रेम फिट होने के बाद दूसरी लकड़ियों को मुख्तलिफ डिजाइन में काट कर लगाया जाता है। सर ये हमारे गोला कटिंग तैयार हो गई है बॉर्डर के नीचे, अब ये लगाएंगे। अब ये मतलब इसकी लापी हो चुकी है, ये 10 मिनट तक सूखेगी, फिर इसकी घिसाई होगी, फिर इस पर कलर चढ़ाया जाएगा और फिर इसके फ्रेम पर रंग और पॉलिश का अमल शुरू हो जाता है। रेगमाल लग चुका, अब इस पर कलर दे रहे हैं हम लोग। कलर के बाद ये फिर फिनिशिंग में आएगा, फिर इस पर पॉलिश फाइनल हाथ लग जाएगा। अब इसके बाद मतलब ये दाने का एक हाथ लगेगा, ये डिजाइन हो चुका है इसका, अब पॉलिश का एक हाथ लगेगा, फिनिशिंग हो जाएगा। जी पहले हमने इसमें मतलब कलर चढ़ाया, पॉलिश चढ़ाई, अब ये कंप्लीट हो चुका है, फाइनल हो चुका है। डब्बू गो के दुनिया के दीगर ममालिक या पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में नहीं खेला जाता, लेकिन कराची में बहुत सी जगहों पर
डब्बू खेलने का बाकायदा इंतजाम होता है। कराची के इलाके बहादुराबाद में एक बड़ा डब्बू क्लब है जहां 26 डब्बू रखे हुए हैं, जिनमें रोजाना सैकड़ों अफराद खेलने आते हैं। एक अच्छा सेफ एनवायरनमेंट मिला हुआ है यहाँ पे, एक से एक अच्छा प्लेयर बैठा है, सब अपनी गेम जो है ना भरपूर तरीके से खेलते हैं यहाँ पे। इस मशीनी दौर में जबकि जिंदगी खुद मशीन बनी हुई है, उमूमी खेलों के अलावा इंडोर गेम्स का रिवाज भी कम होता जा रहा है। और सोने पे सुहागा ये कि मोबाइल और उस पर सोशल मीडिया ने लोगों को बजाय सोशल करने के एंटी सोशल कर दिया है। अब मुआशरती हैवान समझा जाने वाला इंसान मुआशरे से कटता जा रहा है। घरों में खेला था, घरों में खेलते खेलते लोगों के रिश्ते भी कायम हुए। ये भी मतलब हर चीज़ साबित है हिस्ट्री से। अब जो लोग मोबाइल पे चल रहे सारे, वो तो मोबाइल पे गेम तो गेम नहीं हुई ना, मतलब वो तो एक बस हर आदमी घर में मोबाइल में लेके अलग एक सेपरेशन हो गई है। कैरम लोगों को मिलाता है। कैरम, लूडो ये वो गेम्स थे जो घरों में खेले जाते थे और खानदान के लोगों के आपस में मिल बैठने का बहाना थे, जबकि डब्बू मोहल्ले की सतह पर एक दूसरे से मेल जोल का जरिया थे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि इन खेलों को कम्युनिटी सेंटर्स में रखा गया, ना पार्कों और तफरीह गाहों में। नतीजतन कैरम और डब्बू ऐसे लोगों के हाथों में चले गए कि ये दोनों खेल बदनाम होकर रह गए और लोग इन खेलों को ही बुरा समझने लगे। लेकिन हकीकत यह है कि कैरम जैसे दिलचस्प खेल को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है और अब ये खेल ओलंपिक गेम्स में भी शामिल होने जा रहा है। ये अगर गेम तो इतना अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे आ सकता है, लेकिन कोशिश करे तो यहाँ पर इसको बुरा भला कहा जाता है, लेकिन ये बुरा नहीं है। मेरे खुद के बच्चे भांजे, अभी भी मेरे भांजे मौजूद है यहाँ पर, मेरे बेटा भी है मौजूद है, खेल रहा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसे इंडोर गेम्स को इतनी हाईलाइट नहीं किया जाता है, स्नूकर हो गया, फुटबॉल की तरह हो गया, क्रिकेट हो गया, इनको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन हमारे कैरम बोर्ड हो गया, स्नूकर हो गया, इनको हाईलाइट नहीं किया जाता। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये इसको भी हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान कैरम फेडरेशन के फाइनेंस सेक्रेटरी रमजान अली कैरम को पाकिस्तान का रवायती खेल करार देते हैं। हमारा ये ट्रेडिशनल गेम है, कल्चरल गेम है और इस वक्त ये ओलंपिक में शामिल होने जा रहा है गेम। अब बात सब खेलते आ रहे हैं, शुरू से कैरम ही खेलते आ रहे हैं। घरों का गेम था ये, तो लोगों का यहाँ कितने मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें हुई हैं कैरम खेलते खेलते, रिश्ते भी बने हैं सबके, अच्छी चीज़ है ये। मुख्तलिफ इलाकों में बने कैरम और डब्बू क्लब्स इस बात की अच्छी कोशिश है कि ये साबित किया जा सके कि ये खेल बुरे नहीं, बल्कि जिस तरह स्नूकर में हमारे यहाँ टैलेंट सामने आया है, इसी तरह कैरम और डब्बू में भी सामने आ सकता है। आलमी सतह पर होने वाले कैरम के यूएस ओपन टूर्नामेंट और आगे चलकर ओलंपिक में अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाए जा सकते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं।